आज हम आपको जिनसे रूबरू करवा रहे हैं वो हैं डॉक्टर विमलेश शर्मा। हिंदी साहित्य की जानी मानी लेखिका हैं, कवयित्री हैं और साथ ही साथ इनके बहुत सारे शोध पत्र अनेक पत्रिकाओं में छप चुके हैं। जी नमस्कार जी, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी। सबसे पहले तो हम जो इस विपत्ति से गुजर रहे हैं सभी, और लगभग कमोबेश सब जगह हालात एक जैसे ही हैं, समस्याएं और बढ़ेंगी, लेकिन अगर हम सजग रहे तो शायद इस आपदा से हम उबर पाए। सभी के लिए प्रार्थना मेरी, सभी के लिए शुभकामनाएं। जी बिल्कुल, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन का हम पूरा ध्यान रखेंगे तो हम इस बहुत बड़ी आपदा से बच सकते हैं। आज हम जिस विषय पे आपसे बातचीत करना चाह रहे हैं वो बड़ा एक ऐसा पेचीदा सा विषय है जिस पर समाज कुछ बोलने में संकोच करता है, समाज कुछ उनके लिए अपना नज़रिया अलग रखता है, और यह है स्पेशली थर्ड जेंडर को लेकर के हम इस पे बात करना चाह रहे हैं। जब हम समाज के दायरे को देखते हैं योगेश जी, तो समाज, हम लैंगिक संज्ञाओं, दैहिक संज्ञाओं में अगर हम देखें तो दो ही संज्ञाएं वहां दिखाई देती है, स्त्री और पुरुष। ये बहुत पहले से हमने शायद तीसरे वर्ग की ओर तो ध्यान दिया ही नहीं, हालांकि ये सारी चीजें बहुत पहले से हमारी संस्कृति में मौजूद हैं। चाहे हम अर्धनारीश्वर की बात कर लें तो वहाँ हम देखते हैं कि शिव में हमने स्त्री और पुरुष दोनों का समागम वहाँ देखने के आकांक्षी हम रहे हैं। तो हमने वहाँ पर शिव को तो अर्धनारीश्वर के रूप में स्वीकार किया है, लेकिन अगर मनुष्य देह में ऐसी कोई चीज है तो वहाँ हम उसे हाशिए पर रख देते हैं, हाशिए के भी हाशिए पर रख देते हैं। उसे मुख्यधारा में आने का अधिकार ही नहीं देते हैं, इसीलिए वो वंचनाओं का शिकार है, वो सामाजिक स्तर पर हाशिए पर है, वो शिक्षा से वंचित है, और उसे तो एक अपनी अस्मिता के तौर पर भी हमने स्वीकार नहीं किया है कि वो स्त्री है या पुरुष। अगर हम इस संदर्भ में उठे कानूनों की भी बात करते हैं तो बहुत बाद में आई हैं ये चीजें भी। चाहे हम 2014 का जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का वो ले ले, या 2019 में जो बिल पास हुआ है जी। अगर हम योगेश जी उन्हें भी देखते हैं तो बहुत सारे आंदोलनों के प्रयास से, बहुत सारे याचिकाओं का जो प्रत्युत्तर है ये 2014 या 2019 का जो बिल पास होना भी, और वहां पर भी जब हम देखते हैं तो उन्हें एक संज्ञा मिलती है ट्रांसजेंडर। जी, अब जो ट्रांसजेंडर संज्ञा मिलती है, अगर क्योंकि मैंने इस पे काफी शोध किया है, इन लोगों से मैं बहुत मिली हूँ, बीच में गई हूँ, तो वहां पर जब हम देखते हैं तो इन लोगों को ये स्वीकार नहीं है कि हमें ट्रांसजेंडर पुकारा जाए, क्योंकि वहां पर भी दो और स्तर आ जाते हैं जहां वो स्वयं को स्त्री कहलाना पसंद करते हैं या पुरुष कहलाना पसंद करते हैं। क्योंकि यदि हम महाभारत का जिक्र देखें तो वहां पर शिखंडी का पात्र हमें मिलता है, जो कि ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद भी अपने राज्य का जो अधिकार उसे मिलना चाहिए था, युवराज का अधिकार मिलना चाहिए था, शायद वो उससे वंचित किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यहाँ देखते हैं, अगर हम इन्हें साइंटिफिक टर्म्स में बांधे तो यहाँ M2M और FTM इस तरह की संज्ञाएं यहाँ पर मिलती हैं हमें, जो मेल हैविंग सेक्स विद मेल या मेल हैविंग सेक्स विद फीमेल ऐसा, और जो जैविक रूप से जिन्होंने जन्म तो मेल के रूप में लिया है, लेकिन उनकी भावनाएं जो है, उनकी जो अंतःचेतना है वो स्त्री की है। एक तरह से कह सकते हैं उनकी जो रूह है वो स्त्रीण है, वो जो है वो जनानी है, आप इस तरह कह लीजिए। मुझे एक कविता याद आ रही है, एक मेरी ही छात्रा है, वो इसी समस्या से गुजर रही है, विकृति से गुजर रही है, सामाजिक विकृति मैं कहूंगी, दैहिक विकृति तो नहीं है, सामाजिक विकृति से गुजर रही है, तो उसने एक कविता लिखी, रूह मेरी जनानी है। तो ऐसे ही जो उनकी शरीर तो उन्होंने एक पुरुष का लिया है, लेकिन वो अपने आप को एक स्त्री की तरह महसूस कर, उनके हाव भाव वैसे हैं और उसमें उसका दोष नहीं है, वो उससे प्रकृति प्रदत्त है। तो उन्हें ये चीजें स्वीकार क्यों नहीं हुई, ये सारी बातों को लेकर उनके मन में एक आक्रोश है। देखिए, जब हम अगर साहित्य में इसकी बात करें तो आना लाजमी ही है, साहित्य में ये चीजें आएंगी जब परिवेश में ये चीज घटती है, और ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है साहित्य की कि जब वो अपने परिवेश को उकेरता है। जी। तो अगर हम मैं सामान्य बात से शुरू करूंगी, राहुल सांकृत्यायन का यात्राव्रत आता है किन्नर देश में। जी हाँ। तो यहाँ पर जो क्या किन्नर प्रयुक्त हो रहा है, जो शब्द हमने जो प्रयोग किया है इस वर्ग के लिए, क्या उसी अर्थ में है? तो वहाँ एक भ्रांति होती है, वहाँ वो उस अर्थ में नहीं है। वो किन्नर देश हिमाचल के किसी प्रदेश का वर्णन कर रहे हैं जहाँ के जो एक प्रांत है किन्नौरा,
वहाँ की एक जाति विशेष के संदर्भ में उसका वहाँ पर उल्लेख करते हैं। लेकिन हम जब बाद की रचनाओं में देखते हैं तो ये एक तृतीयक वर्ग के रूप में, उभयलिंगी वर्ग के रूप में, अलिंगी वर्ग के रूप में हमें दिखाई देता है। और वहाँ पर जब हम अगर इसकी में पहली कहानी की बात करते हैं तो पढ़ीस जी की, बलभद्र प्रसाद पढ़ीस जी की एक कहानी आती है जो चकल्लस में छपती है 1938 में जी। और इसे अमृतलाल नागर छापते हैं, जो चकल्लस के जो प्रकाशन कर रहे थे, संपादन कर रहे थे उसमें, और लखनऊ से ये पत्र निकल रहा था, साप्ताहिक पत्र था। तो वहां पर भी देखिए चकल्लस में हम देखते हैं तो वो भी एक व्यंग्य पत्र है। तो फिर ये एक प्रश्न उठता है कि क्यों, ये है तो कहानी और बड़ी रोचक कहानी है, उसमें एक पूरा एक रेखा चित्र के माध्यम से पूरा एक पात्र का चित्रण किया गया है जिसको बड़ा उदार मना भी दिखाया गया है, जो उसकी शादी भी हो जाती है लेकिन शादी के बाद वो फिर से ये भी चाहता है कि अपनी पत्नी का विवाह कर दे ताकि वो खुश रह जाए। तो बहुत सुंदर सी कहानी है, लेकिन विडंबना मुझे यहाँ भी दिखाई देती है कि क्यों, क्या उस समय और अन्य पत्रिकाएं नहीं थी, क्यों उसे चकल्लस में ही स्थान मिला। गंभीर साहित्यिक पत्रिकाओं में उसे स्थान ना मिलकर के व्यंग्य पत्रिका में उसको स्थान मिला, चकल्लस में स्थान मिलता है। हाँ। तो एक प्रश्न ये यहाँ पर उठता है। उसके बाद हालांकि मुझे नहीं दिखाई दी कोई रचना काफी अर्से तक, और उसके बाद 1978-80 के आसपास कहानियां आना शुरू होती है और फिर उपन्यास आना साहित्य में शुरू होते हैं। वहां हम देखें तो दरमियाना कहानी आती है जो सुभाष अखिल जी की है, जो पहले सारिका में छपती है और फिर वो उसे ही उस कहानी को एक उपन्यास का रूप भी दे देते हैं। तो इस प्रकार अनेक जो है चीजें देखने को मिल रही है। और अब तो ये भी हो रहा है कि ये वर्ग स्वयं, हालांकि अगर अभी देखें तो 20 लाख के लगभग है हमारी जनसंख्या में, इनकी संख्या बहुत अल्पसंख्यक है ये, और उसमें भी हाशिए पर होने के कारण शिक्षा से वंचित है। एक उपन्यास का जिक्र हम करना चाहेंगे, नाला सोपारा, पोस्ट बॉक्स नंबर। बिल्कुल, जी जी जी। तो ये बहुत पॉपुलर, बहुत चर्चित उपन्यास रहा, जिसमें थर्ड जेंडर पर ही, या हम जिनको किन्नर कहते हैं, या क्योंकि इनका सही जो एक नॉमेनक्लेचर होना चाहिए वो भी सही रूप में दिया नहीं गया है, अभी तक नहीं दिया गया है। देखिए कहीं ने किन्नर पुकारा जा रहा है, कहीं हिजरा शब्द जिन्हें जो घर से उपेक्षित है और जिसको तो आजकल एक अभद्र भाषा के रूप में प्रयोग में आने लग गया है। ये हमारी विकृति है कि हम शब्दों को किस तरह से मनमाने प्रयोग करते हैं। इन्हें ही हम खुसरो भी कहते हैं, अनेक शब्द हैं इनके लिए। आप जिस उपन्यास की बात कर रहे हैं, चित्रा मुदगल जी के नाला सोपारा की जो बात कर रहे हैं, बेहतरीन उपन्यास है। और एक पत्र शैली में इन्होंने बिन्नी उर्फ विनोद, जो विनोद पात्र है, मुख्य पात्र है, जो घर में बिन्नी कहलाया जाता है, पुकारा जाता है जिसे, उसकी व्यथा कथा का चित्रण है। और पत्रों में बिन्नी ने जो अपनी माँ को जो पत्र लिखे हैं वही इस उपन्यास की कथानक का ताना बाना रचते हैं। देखिए बिन्नी, जो सबसे पहली समस्या है इस वर्ग की कि वो अपने घर से ही त्याग दिए जाते हैं और फिर आजीवन उस जो उपेक्षित उन्हें जो किया जाता है, घर से जो उन्हें त्याग दिया जाता है, उसका दर्द वो आजीवन भोगते रहते हैं। यहाँ पर भी यही है, बिन्नी का अपनी माँ से, अपनी बात से बहुत लगाव है और वो उन्हें चिट्ठियां लिखता है। लेकिन यहाँ विनोद जो है, एक जो अपने भीतर जो मेल अवधारणा को प्राप्त करता है, पुरुष के रूप में अपने को पाता है, वो आगे बढ़ने की सोचता है। तो ये उपन्यास कहीं ना कहीं समाधान की ओर राह दिखाता है, लेकिन अंत फिर बहुत करुण होता है इसका कि उसी की एक अखबार में एक खबर होती है, एक लाश मिली है। तो वहां पर भी एक करुण अंत दिखाया गया है कि क्या वाकई इस वर्ग को इसके हकूक मिल पाते हैं तमाम जिजीविषा के बावजूद। तो ये एक बहुत बड़ी और एक दारुण कथा है जिसे चित्रा मुदगल जी ने बाकायदा बहुत खूबसूरती से पिरोया है। सामाजिक वर्जनाओं को भी बहुत अच्छे से दिखाया है और जो वंचनाएं हैं इन लोगों के लिए वो भी शायद इसमें बहुत अच्छे से उकेरी गई हैं। जी जी। अरुंधति रॉय जी का जो उपन्यास आया है, हालांकि वो अंग्रेजी में है, लेकिन उसका हिंदी में अनुवाद मंगलेश डबराल जी ने किया है, अपार खुशी का घराना नाम से। तो अगर हम उस उपन्यास की बात करें तो वहां पर भी ऐसे ही एक पात्र का जिक्र है। और अगर हम उसके शुरुआती पन्नों में ही ख्वाबगाह नाम से जो उसका शीर्षक है, उपशीर्षक है, वहां पर इस वर्ग की पीड़ा दिखाई गई है और कैसे जब ऐसा कोई बच्चा पहल अपनी माँ के हाथों में आता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, वो भी बताई गई है। तो एक इस उपन्यास को भी जरूर पढ़ा जाना चाहिए। एक गीतांजलि श्री का रेत समाधि उपन्यास है,
उसमें भी इस वर्ग की पीड़ा को बहुत अधिक गंभीरता से उकेरा गया। हालांकि वहाँ तीसरे चौथे नंबर पर वो पात्र आता है, सारी समस्याओं को तो नहीं उरेहा गया है, लेकिन ये पात्र जरूर कथानक में आया है। तो ये एक उपलब्धि इस अर्थों में कही जा सकती है कि हिंदी साहित्य हाशिए के विमर्श से मुंह नहीं मोड़ रहा है, वो उस वर्ग की समस्याओं को केंद्र में लेकर आने के लिए सतत प्रयासरत है। अगर हम एक कहानी का जिक्र करें, बिंदा महाराज जो कहानी है शिव प्रसाद सिंह की, वो जरूर पढ़ी जानी चाहिए। इसमें जो बिंदा महाराज है, जो कि बिंदिया की रूह अपने अंदर पाते हैं, मतलब उनकी अंतःचेतना एक स्त्री की है, किस प्रकार वो सजते संवरते हैं, लेकिन जो पीड़ा जो रहती है कि वो किसी का स्नेह प्राप्त कर सके, वो स्नेह शायद वो अपने भतीजे में भी खोजते हैं, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें भी खोजते हैं, लेकिन एक जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, मैं प्रेम या केवल दैहिक प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ या विपरीत लिंगी प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, एक मनुष्य की जो सामान्य सी चाहना होती है कि उसे किसी भी व्यक्ति से एक प्रेम का भाव मिले, वो वहाँ उनसे वंचना प्राप्त होती है और अंततः वो अपना देह त्याग देते हैं। ये मानवीय संवेदनाओं की बात आप कर रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो ये सारी कहानियां हैं, चाहे आप बिंदा महाराज ले लें, चाहे खलीक अहमद बुआ ले लें, चाहे संझा ले लें, संकल्प ले लें, बहुत सारे रचनाकार जो हैं इन कहानियों को लिख रहे हैं और किन्नर विमर्श जो है सामाजिक अस्तित्व की अनिवार्य स्वीकार्यता को लेकर अब हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। ये एक खुशी की बात है, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई इस वर्ग को भी लड़नी है, शिक्षा के अधिकार, शिक्षा प्राप्त करनी है और स्वयं इसे अपना साहित्य लिखना है, ताकि एक प्रामाणिक रूप से जो अभिव्यक्ति है वो सामने आएगी। विमलेश जी, एक और बात, क्योंकि देखिए अभी जो हमारी युवा पीढ़ी सामने आ रही है वो काफ़ी कुछ बोल्ड लेखन कर रही है और उसमें कोई ऐसा संशय नहीं है कि वो थर्ड जेंडर को लेकर के भी काफ़ी कुछ लिख रहे हैं। नई पीढ़ी से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं और क्या देख रही हैं कि विशेषकर दैहिक संज्ञाओं के ऊपर जो उनका लेखन होगा, थर्ड जेंडर को लेकर लेखन है, वो क्या देख रही हैं आप? योगेश जी, मैं ये बात कहना चाहूँगी कि एक उपन्यास आया है जिंदगी 50-50, भगवंत अनमोल ने लिखा है, काफी युवा लेखक हैं और इस विषय को लेकर इन्होंने लिखा है। मेरी उनसे बात भी हुई और मुझे खुशी हुई कि इसे सराहा भी गया और ये बेस्ट सेलर की सूची में भी है। तो अगर जब युवा इस तरह से आगे आ रहे हैं, ऐसे विषयों का चुनाव कर रहे हैं और उन्होंने उसमें काफी संजीदगी से इस वर्ग को न केवल जैसे कि त्यागा नहीं गया, उस बच्चे को परिवार में अपनाया गया है और बिल्कुल वैसे ही उसे सारी उसके अधिकार देने की कोशिश की गई है, उसे सामाजिक रूप से उस तरह से खड़ा करने की कोशिश की गई है और उसमें उस आत्मसम्मान का रोपण किया गया है। देखिए, मैं रोपण शब्द यहाँ प्रयोग करूंगी क्योंकि हम आत्मसम्मान उसका सारा सौंप लेते हैं, ऐसे वर्ग का समाज ही सौंप लेता है, क्योंकि वो सिर्फ उसे केवल 30 त्योहारों पर देखने का आदी है या केवल हंसी ठिठोली का पात्र बनाना जानता है। तो भगवंत अनमोल उस घर में एक बेटे के रूप में पाते हैं, कहानी का नायक उस बेटे के रूप में उसको पाता है और उस बच्चे को बिल्कुल उस तरह परवरिश करता है जैसे सामान्य बालक या बालिका, जिसे हम दैहिक संज्ञाओं में केवल नाम हमने दे दिया है पुत्र या पुत्री, तो उसे पाकर वो थर्ड जेंडर को जो पाता है उसे सारे अधिकार देता है और उसे एक मुकाम वो हासिल करवाता है, चाहे वो रोजगार के स्तर पर हो, उसे अपने पैरों पर खड़ा करता है और सामाजिक स्वीकार्यता उसे प्रदान करता है। तो ये एक युवा पीढ़ी द्वारा किया गया ये एक महत्वपूर्ण लेखन मैं इसमें सूचीबद्ध कर सकती हूँ। और भी बहुत लेखक हैं, बहुत इस पर शोध हो रहा है, वाङ्मय पत्रिका इस पर महत्वपूर्ण काम कर रही है, बहुत सारे लोग हैं जो जुटे हुए हैं, स्वयं ये वर्ग सामने आ रहा है। अभी तो हम देख रहे हैं कि कुशीनगर में शायद पहला जो है किन्नर विश्वविद्यालय भी बनने जा रहा है, लेकिन यहाँ बात फिर आती है कि इन्हें अलग नहीं रखा जाए, समाज के बीच ही रखा जाए, ताकि जो समाज है उन्हें सहजता से ले सके, ताकि इस वर्ग की जो समस्याएं हैं वो उनका अंत हो सके। एक जो सबसे बड़ी समस्या जो आपने उठाई है वो यही है कि चाहे हम कन्या विद्यालय महाविद्यालय कहें या तो ये जो बाइफर्केशन हम करते हैं और अब के किन्नर विश्वविद्यालय के नाम पर हम खोलने जा रहे हैं कुशीनगर में, जी क्या हम ये अलग अलग खोल के खुद ही समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं?
बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक अभी ये जो वर्डिक्ट में आई ये चीजें, जहाँ उनके लिए टॉयलेट्स की बात अलग की गई, वो सब चीजें ठीक है। हो सकता है वहाँ उन्हें असहज महसूस हो तो उनके लिए अलग ठीक है, लेकिन जब हम ये इनके जो शिक्षा के प्रांगण ही अलग कर देंगे तो समाज में उनकी स्थापना कैसे कर पाएंगे? ये चीज मुझे भी ठीक नहीं लगी और इस बात पर मैं भी आपत्ति दर्ज करती हूँ कि नहीं, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। पर हाँ, समाज का एक वर्ग अगर ये चाहता है तो ठीक है, कुछ विश्वविद्यालय की स्थापना प्रारंभिक रूप में हो जाए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास इन्हें यही करना चाहिए, जैसे कि किया भी गया, इन्हें एक ओबीसी वर्ग में रख दिया गया है, तमाम आरक्षण की सुविधाएं देने का प्रयास किया गया है, तो ये चीजें ठीक है, लेकिन इनका पृथकीकरण ना हो, नहीं तो समाज में इनका जो स्थापन है वो कैसे हो पाएगा? जहां हम इनकी बात कहते हैं, हालांकि बहुत सारी सर्जरी इनके लिए हो रही है, लेकिन फिर वो भी बात समाज में स्थापना का प्रयास का ही कहते हैं अंततः। तो अगर हम पहले ही ये विश्वविद्यालय शिक्षा ही उनके अलग कर देंगे तो ये एक दुरूह चीज हो जाएगी और ये करने से हमें बचना चाहिए। सामाजिक स्वीकार्यता उनकी नहीं रह पाएगी, समाज की मुख्य धारा से वो नहीं जुड़ पाएंगे, और इनको जोड़े रखने के लिए, सामाजिक सहज स्वीकार्यता के लिए आवश्यक है कि हम इनको अपने समाज में स्थान दें, अपने शिक्षण संस्थानों में स्थान दें, अपने जितने भी सामाजिक संस्कार और कल्चर है उसमें हम इनको स्थान दें। जी जी बिल्कुल। पहला तो यह कि सबसे पहले इनका सही नामकरण हो, और नामकरण के बाद में इनके लिए सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता बढ़े। सरकार अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, न्यायालय बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन शायद समाज उसे उसी रूप में अभी तक नहीं ले पा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। किन्नरों के साथ, ये जो थर्ड जेंडर के साथ जो सामाजिक भेदभाव जो होता है ना, उनसे उनका मनोबल टूट जाता है, क्योंकि उनके लिए ना तो रोजगार की व्यवस्था है, ना उनकी खुद की कोई परिवार जैसी इकाई है, क्योंकि त्याग दिया गया है, और अगर इकाई है भी तो उनकी अपनी बनाई हुई है। तो समय समय पर दुनिया भर के विभिन्न मंचों पर यद्यपि मानवाधिकार आयोग द्वारा और आवाज उठाई गई है, लेकिन अभी प्रयास बहुत करने होंगे, बहुत सारे करने होंगे, तब इनकी जो वास्तविक इनकी अस्मिता है उन मुद्दों पर हम कुछ काम कर पाएंगे। हमें उम्मीद है कि एक ना एक दिन ऐसा समय ज़रूर आएगा जब इनको सहज स्वीकार्यता हम दे पाएंगे समाज में, और वो भी सर उठाकर ये कह पाएंगे, हाँ, हम इसी समाज का हिस्सा हैं। विमलेश जी, आपका बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला हमारे इस कार्यक्रम के लिए और बहुत अच्छे विषय पर आपने हमसे बातचीत की। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद बहुत आपका।